अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक जो है, आज हम बात करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मेरे बेटे समझाना चाहता हूं। ये ट्रे पे, इस ट्रे पे मैं आपको समझाना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि दिस ट्रे इज एट रेस्ट, इस ट्रे को घुमाने के, मैं इसको घुमाना चाहता हूं, कितने तरीके हैं। देखो मेरे बेटे, मैं आपको समझाता हूं। पहला तरीका है ऐसे, अगर आप साइड व्यू में देखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। पहला तरीका है मैं ट्रे को यहां पे पकड़ूं ऐसे और फिर ऐसे घुमाऊं। ये एक घुमाने का तरीका है। या इसी को अगर आप फ्रंट व्यू में देखना चाहोगे, ऐसे घुमा सकता हूं मैं इसको। ये देख, ये एक घुमाने का तरीका है। इसका मतलब अगर ये ट्रे है, ध्यान से देख मेरी ओर, ये ट्रे है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। मैं आपको बोल रहा हूं बेटे, ये ट्रे है ये, और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जरा इसको घुमा तो बोलता है सर ये देखो ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे घूमेगा ट्रे। वेरी गुड। दूसरा घुमाने का तरीका देख मेरे, मैं अब ट्रे को इधर पकड़ूंगा कोने पे, अब घुमाओ, देखो ये घुमा ट्रे, ये घुमा ट्रे, ये घुमा ट्रे। ये दूसरा तरीका है। अगर मैं इसको बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा। अब मैं बोला बेटे ये है ट्रे, शाबाश, और अभी इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। मतलब अगर ये ट्रे है आप लोगों का और आप इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हो, मैं बोलूंगा जरा इसको घुमाओ, आप बोलोगे सर जहां एक्सिस ऑफ रोटेशन वहां पकड़ेंगे, जरा घुमाओ, ये देखो घूम रहा है ट्रे, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये भी एक घुमाने का तरीका हो। तीसरा, अगर आप में से कोई ज्यादा आर्टिस्टिक इंसान है वो ऐसे पकड़ेगा, एक कोना इधर दूसरा कोना इधर, घुमाओ, ये देखो घूम रहा है, ओहो बड़ा ब्यूटीफुल, ये देखो कितना अच्छे से ये ट्रे घूम रहा है। क्या आप मुझे बोल सकते हो अगर ये ट्रे है, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आप मुझे बोल सकते हो। अगर ये ट्रे है, ऐसे जरा घुमा, इधर पकड़, अब घुमा, ये देख ऐसे घूमेगा ट्रे, ये देख ऐसे घूमेगा ट्रे, ऐसे घूमेगा ट्रे, ऐसे घूमेगा ट्रे। तो मुझे लगता है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया इसका। बिल्कुल सही बात बोली आप लोगों ने। सो ट्रे, इस केस में देखो, केस नंबर 1 ट्रे ऐसे घूमा, वेरी गुड। इस केस में देखो ट्रे ऐसे घूमा, ऐसे घूमा। इस केस में देखो ट्रे, इस केस में ऐसे घूमा, ये देखो ऐसे। अब आप बोलोगे सर ये आप क्या हमें समझा रहे हो। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक ही ट्रे है, तीन तरह से मैं इसको घुमा रहा हूं। पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3। ट्रे का मास है लेट्स सपोज 200 ग्राम, इधर भी इसका मास है 200 ग्राम, इधर भी इसका मास है 200 ग्राम। मगर इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं तीनों को एक ही तरह से रोटेट करा रहा हूं। एक ही तरह मतलब आप बोलोगे सर ये हमें थोड़ा सा समझ नहीं आया, एक ही तरह का मतलब क्या है। देख, जब मैं इस ट्रे को घुमा रहा हूं तो इसका कोई एंगुलर वेलोसिटी बनता है। जब मैं इस ट्रे को घुमाऊंगा इसका भी कोई एंगुलर वेलोसिटी बनता है। जब मैं इस ट्रे को घुमाऊंगा इसका भी कोई एंगुलर वेलोसिटी बनता है। लेट अस सपोज इसका एंगुलर वेलोसिटी बनता है 1 रेडियन पर सेकेंड, इसका भी एंगुलर वेलोसिटी बनता है 1 रेडियन पर सेकेंड, इसका भी एंगुलर वेलोसिटी बनता है 1 रेडियन पर सेकेंड। तो मैं क्या करना चाहता हूं, मैं एक ट्रे लाऊंगा, इस ट्रे को मैं पहले इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसका एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकंड बने। फिर मैं इसी ट्रे को लाऊंगा, फिर इस एक्सिस के थ्रू रोटेट कराऊंगा और कोशिश करूंगा कि इसका भी एंगुलर वेलोसिटी 1 रेडियन पर सेकंड बने। फिर मैं ये वाला ट्रे लाऊंगा, इसको इस एक्सिस के थ्रू घुमाऊंगा, इसका भी कोशिश करूंगा कि इसका भी ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड बने। अच्छा, अब मैं आपको बोलूंगा मेरे बेटे, ये ओमेगा लाने के लिए मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बोला है, अगर आप किसी भी बॉडी को घुमाना चाहते हो, उसमें ओमेगा लाना चाहते हो, तो आपको टॉर्क लगाना पड़ेगा। इसका मतलब मैं इस पे भी क्या लगा रहा हूं, टॉर्क, इस पे भी क्या लगा रहा हूं मेरे बेटे, टॉर्क, इस पे भी क्या लगा रहा हूं मेरे बेटे, टॉर्क। अब देख मेरे बेटे कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा। इसका मास 200 ग्राम ओमेगा 1, इसका भी मास 200 ग्राम ओमेगा 1, इसका भी मास 200 ग्राम ओमेगा 1। मैं अगर आपको बोलूं मेरे बेटे, क्या तीनों केसेस में
टॉर्क भी सेम लगाना पड़ेगा? शायद आपका जवाब होगा हाँ। शायद आप सोचोगे कि सर हाँ, तीनों में तो सेम ही टॉर्क लगाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा जितना मास इसका है उतना मास इसका भी है, जितना मास इसका है उतना मास इसका भी है, तीनों का मास बराबर है, तीनों में हम सेम ओमेगा लाना चाहते हैं, इसका भी ओमेगा 1 बनाना चाहते हैं, इसका भी ओमेगा 1 बनाना चाहते हैं, इसका भी ओमेगा 1 बनाना चाहते हैं। तो नेचुरली आपका दिमाग आपको लगेगा कि शायद इट इज इक्वली इजी टू रोटेट ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट्स। आपको लगेगा जितना मुश्किल इसको घुमाना है उतना मुश्किल इसको भी है, उतना मुश्किल इसको भी है। शायद आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग सोचेगा कि तीनों का मास बराबर है, तीनों में सेम एफर्ट लगेगा अगर हमें इनको घुमाना है, क्योंकि मास बराबर है। ये देखो, मैं बोलूंगा ये ट्रे है, जरा इसको ऐसे घुमा, कितना एफर्ट लगेगा? अच्छा, अब इसको ऐसे घुमा, कितना एफर्ट लगेगा? एफर्ट मतलब फॉर एग्जाम्पल टॉर्क। बोलूंगा जरा इसको ऐसे घुमा, कितना एफर्ट? आप बोलोगे सर एक ही ट्रे को हम अलग अलग तरह से घुमाएंगे, एफर्ट क्यों अलग अलग लगेगा, टॉर्क क्यों अलग अलग लगेगा? तो आपको लगता है शायद इन तीनों केसेस में टॉर्क सेम लगेगा, मगर ऐसा नहीं है। इसमें अलग एफर्ट लगे, इसमें अलग टॉर्क लगेगा, इसमें अलग टॉर्क लगेगा, इसमें अलग टॉर्क लगेगा, तीनों में अलग टॉर्क लगेगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई? क्यों टॉर्क अलग अलग लगेगा अगर तीनों का मास बराबर है? टॉर्क क्यों अलग अलग लगेगा अगर तीनों का मास बराबर है? अगर तीनों ट्रेस इक्वली हैवी है, तो तीनों ट्रेस अगर इक्वली हैवी है, तीनों ट्रेस को अगर सेम मास है, तो क्यों इनको घुमाने में अलग अलग टॉर्क लगेगा? इनको घुमाने के लिए क्यों सेम टॉर्क नहीं लगेगा? दिस इज द क्वेश्चन। द आंसर लाइज, इन तीनों का अगर मास सेम है मेरे बेटे, लेकिन मास रोटेशनल मोशन में काम तो आता है, लेकिन सिर्फ मास ही काम नहीं आता है, मास के साथ साथ कुछ और भी काम आता है जो डिसाइड करता है कि किस बॉडी को रोटेट कराना कितना मुश्किल है। इसका मतलब रोटेशनल मोशन में मास इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ मास इंपॉर्टेंट नहीं है, मास के साथ साथ और कोई चीज इंपॉर्टेंट है जो डिसाइड करता है कि किस बॉडी को रोटेट कराना कितना मुश्किल है या कितना आसान है। मास डज नॉट डिसाइड एनीथिंग। मैं आपको क्वेश्चन एक दूंगा, बोलूंगा ये एक पत्थर है, इसका 2 किलो मास है, ये एक पत्थर है, इसका 3 किलो मास है, तुझे इसको भी घुमाना है, इसको भी घुमाना है, बोलो मुश्किल किसको घुमाना मुश्किल होगा? आप सोचोगे शायद इसका मास ज्यादा है तो इसको घुमाना मुश्किल होगा, आप सोचोगे इसका मास कम है तो उसको घुमाना आसान होगा। ऐसा नहीं है। यह भी हो सकता है इसका मास ज्यादा है, कोई बात नहीं, इसका मास ज्यादा है लेकिन इसी को घुमाना आसान होगा, इसका मास कम है लेकिन इसको घुमाना मुश्किल होगा। ऐसा हो सकता है। दैट इज व्हाट आई वांट टू टेल यू, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो रोटेशनल मोशन में किस बॉडी को घुमाना आसान है और किस बॉडी को घुमाना मुश्किल है, इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द मास। अगर मास ही डिसाइड करता तो यहां तो तीनों सिचुएशंस में मास बराबर था, तो तीनों में इक्वली डिफिकल्टी और इक्वली इजी होना चाहिए था तीनों बॉडीज को घुमाना, मगर ऐसा नहीं है। शायद अबाउट दिस एक्सिस घुमाना आसान है, अबाउट दिस एक्सिस घुमाना मुश्किल है, अबाउट दिस एक्सिस घुमाना उससे भी आसान है या मुश्किल है, आई डोंट नो। तो व्हाट आई वांट टू से, अभी तक के लेक्चर में बेटी मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि किस बॉडी को घुमाना आसान है या किस बॉडी को घुमाना मुश्किल है, इसका फैसला मास नहीं करता है। या आप ये बोल सकते हो कि इसका फैसला सिर्फ मास नहीं करता है, सिर्फ मास नहीं करता है, मास के साथ साथ कोई और चीज भी है जो इसका फैसला करता है कि किस बॉडी को घुमाना आसान है और किस बॉडी को घुमाना मुश्किल है, और वही चीज उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया फैसला करता है किस बॉडी को घुमाना आसान है और किस बॉडी को घुमाना मुश्किल है। इट इज नॉट डिसाइडेड बाय द मास, इट इज डिसाइडेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप बोलोगे सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? देखो मैं क्या बोलूंगा बेटे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ नहीं है, it is how this mass is distributed about a particular axis. That is the moment of inertia. For example, यहां देखो अब बॉडी ऐसे है, एक्सिस ऐसे है, यहां एक्सिस ने पूरे मास को 2
इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो ये अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्योंकि यहां बीच में एक्सिस जा रहा है, आधा मास एक्सिस के ऊपर, आधा मास एक्सिस के नीचे। अब इधर देखो, आप इधर भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन यहां सारा का सारा मास एक्सिस के नीचे चला गया, ये अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये देखो, आप ये वाला केस, इधर ये एक्सिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है और आधा मास ऊपर से आधा मास नीचे से, लेकिन ये अलग है और ये अलग है। अब आप बोलोगे कैसे? मैं बोलूंगा बच्चे, यहां ऊपर वाला जो हिस्सा है ये भी रेक्टेंगल के जैसा है, नीचे वाला जो हिस्सा है ये भी रेक्टेंगल के जैसा है, यहां ऊपर वाला जो हिस्सा है वो ट्रायंगल के जैसा है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो भी ट्रायंगल के, तो ये अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। सो मास इज सेम इन ऑल द थ्री केसेस। ध्यान से देख मेरे बेटे, मास इज सेम इन ऑल द थ्री केसेस। जितना मास इस ट्रे का उतना मास इस ट्रे का उतना मास इस ट्रे का भी, बट मास डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट इन डिफरेंट केसेस। इसमें अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अलग मास डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक्सिस अलग अलग है। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द मास ऑफ अ बॉडी and how this mass is distributed about a particular axis. That is the moment of inertia of a body. And in rotational motion, it is the moment of inertia that decides how easy or difficult it is to rotate a body. मतलब अब आपको समझ में आया होना चाहिए कि इस बॉडी और इस बॉडी में क्यों अलग अलग टॉर्क लगता है। क्योंकि अलग अलग टॉर्क इसलिए लगता है क्योंकि अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। मास सेम है मगर अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। सो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज टू थिंग्स। नंबर वन, मास ऑफ द बॉडी, एंड नंबर टू, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मास अराउंड अ पर्टिकुलर एक्सिस। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये समझ में आया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हमें किसी बॉडी को पता है अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस, हम ये पता कर सकते हैं कि किस बॉडी को घुमाना कितना मुश्किल है या कितना आसान है, अगर हमें उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा। मैं आप लोगों को और कुछ डेमोन्स्ट्रेशन और कुछ एग्जांपल देना चाहता हूं जिससे आपको और ज्यादा क्लियर हो कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देख मेरे बेटे, लेट अस सपोज मेरे पास एक ट्रे है, जो मैंने आप लोगों को बोला पहले, ये लेट सपोज इट्स अ ट्रे, और इस ट्रे का मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ये मानता हूं क्रॉस। अब आप बोलोगे सर ये क्रॉस क्या है? क्रॉस इज एन एक्सिस which passes through the center of the tray and is perpendicular to the plane of the tray. ये इस ट्रे का एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो अगर ये इस ट्रे का एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ट्रे कैसे घूमेगा? ट्रे ऐसे घूमेगा। आप बोलोगे सर समझ नहीं आया, मैं समझाने की कोशिश करूंगा मेरे बेटे। ये देखो, आप मानो ये ट्रे है, ये देख ये ट्रे है और ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इसका मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द ट्रे। जो पेन है, पेन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इधर मैंने इसको बंद किया, जरा अब इसको घुमाओ। जब मैं इसको घुमाऊंगा ये ट्रे ऐसे घूमेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द सेंटर, ऐसे घूमेगा ट्रे। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वेरी गुड। ये इसका मतलब अगर मैं एक्सिस को ये मानता हूं तो ट्रे ऐसे रोटेट करेगा, ऐसे। दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस इज द हाउ द ट्रे विल रोटेट। ओके, दूसरे एग्जांपल में मैं जो बॉडी रख रहा हूं, एक डिस्क रख रहा हूं। ये देखो, इट इज अ डिस्क। ये देखो, इट इज अ डिस्क एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगेन the axis of rotation is passing through the center of the disk and is perpendicular to the plane of the disk. ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। जरा इस डिस्क को घुमाओ, ये ऐसे घूमेगा, डिस्क सेम ऐसे घूमेगा। वेरी गुड। मैं आपको बोलूंगा बेटे, जितना मास इसका है उतना मास इसका भी है। बताओ इन दोनों में से घुमाना किसको मुश्किल होगा या किसको आसान होगा? इफ दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन आई आस्क यू, I am applying the same torque. इसको भी वही टॉर्क लगा रहा हूं टाउ, इस पे भी वही टॉर्क लगा रहा हूं टाउ। अगर मैं दोनों पे सेम टॉर्क लगाऊंगा तो घुमाना किसको मुश्किल होगा? इसको घुमाना मुश्किल होगा कि इसको घुमाना मुश्किल होगा? That is the kind of question I have to answer. And इसका आंसर मुझे देगा, I have to first of all know the moment of inertia. मुझे इसका भी moment of inertia पता होना चाहिए about this axis.
मुझे इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए अबाउट दिस एक्सिस। जब मुझे दोनों बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, फिर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंपेयर करूंगा। अगर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको घुमाना आसान है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसको घुमाना मुश्किल है। जैसे हमने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा होता है, इनर्शिया, जिस बॉडी का इनर्शिया ज्यादा होगा उसको हिलाना मुश्किल होता है, जिस बॉडी का इनर्शिया कम होता है उसको हिलाना आसान होता है। यहां पर इनर्शिया की बात नहीं हो रही है बेटे, यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात हो रही है। तो अगर मुझे पता है कि इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, तो मैं मेरे बेटे इसका और इसका कंपेयर कर सकता हूं कि किसको घुमाना आसान और किसको घुमाना मुश्किल। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और याद रखो मेरे बेटे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ बॉडी बट अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस। जैसे यहां इस ट्रे में बहुत सारी एक्सिस हो सकती है, ये एक्सिस हो सकती है, अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस हो सकती है, अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस हो सकती है, अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस हो सकती है, अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस हो सकती है, अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसी तरह यहां पर भी मेरे बच्चे ये एक्सिस हो सकती है, अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस हो सकती है, अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस हो सकती है, शायद अलग, आई डोंट नो। इसका मतलब अलग अलग एक्सिस, अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। दैट इज वाई जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करेंगे मेरे बेटे, हम सबसे पहले देखेंगे कि एक्सिस कौन सी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल अबाउट एन एक्सिस, वो कैसी है उसको डिस्कस करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कौन सी एक्सिस है, किस तरह की, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, किस पॉइंट से पास हो रही है, वो सब मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह हम लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट एन एक्सिस, फिर वो एक्सिस को स्पेसिफाई करेंगे, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क, या पासिंग थ्रू द सेंटर एंड लाइंग इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ द डिस्क। तो वो एक्सिस को हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर मेरे बेटे बात यह है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है एक बॉडी का, वो किस पर डिपेंड करता है। नंबर 1 बॉडी का मास कितना है, नंबर 2 बॉडी की एक्सिस कैसी है, कहां से पास हो रही है, नंबर 3 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अगर हमें एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चलेगा तो हम दुनिया का क्या उखाड़ेंगे मेरे बेटे, हम दुनिया का कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। हमें यह पता चलेगा कि किस बॉडी को रोटेट करना आसान है और किस बॉडी को रोटेट करना मुश्किल है, या हमें यह भी पता चल सकता है अबाउट विच एक्सिस rotation of a body is easier and about which axis rotating of a body is difficult. So it gives us the idea about these things. Okay? इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें क्यों चाहिए, इसका हमने अभी तक बिल्कुल पूरे लेक्चर में हमने इसी का जिक्र किया और हमने अभी तक कुछ लिखा नहीं। अब हम इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखेंगे और देखेंगे कि मैथमेटिकली हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। आफ्टर वी लर्न the importance of moment of inertia, now we will define it mathematically and find out the moment of inertia of different bodies. चल मेरे बच्चे लिख moment of inertia. Now we will write it. अब आप कॉपी निकालो, पेन निकालो और जो मैं लिखूंगा अच्छे से आप भी लिखेंगे। चलो मेरे बेटे देखो, let us suppose this is the axis of rotation और मैं बहुत सारे मासेस बनाऊंगा। इट इज मास, इस पार्टिकल का मास है m1 और एक्सिस से कितनी दूरी पर है r1, वेरी गुड। ये दूसरा पार्टिकल है, इसका मास है m2 और एक्सिस से कितनी दूरी पर है, लेट अस सपोज r2, वेरी गुड। ये कोई मास है m3 और एक्सिस से कितनी दूरी पर है बेटे r3। चलो यहां से कोई मास है छोटा सा m4 और एक्सिस से कितनी दूरी पर है r4। इसी तरह nth पार्टिकल है यहां पर, इसका मास है mn और एक्सिस से कितनी दूरी पर है rn। ध्यान से देखो, मैं बाद में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन लिखूंगा, पहले मैं बताऊंगा कैलकुलेट कैसे करते हैं। देख ये मासेस है, छोटे छोटे मासेस है m1, m2, m3, m4 एंड mn। m1 एक्सिस से कितनी दूरी पर r, m2 एक्सिस से कितनी दूरी पर r2, m3 एक्सिस से कितनी दूरी पर r3, m4 एक्सिस से कितनी दूरी पर r4, m4 इसी तरह mn एक्सिस से कितनी दूरी पर rn।
सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्क्रीट मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब बोलोगे सर क्या डिस्क्रीट? मैं बोलूंगा बेटे यहां कोई बॉडी नहीं है, यहां छोटे छोटे पार्टिकल्स है, राइस ग्रेन्स, एक राइस ग्रेन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इसको डिस्क्रीट बोलते हैं, जहां पर बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, स्प्रेड होंगे अबाउट द एक्सिस। ठीक है, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगी, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? वेरी गुड, किसका मोमेंट है, दिस इज द क्वेश्चन, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सारे पार्टिकल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट विच एक्सिस? अबाउट दिस एक्सिस, इसका नाम है एक्स वाई, अबाउट दिस एक्सिस। सो आई एम राइटिंग द इक्वेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल द पार्टिकल्स अबाउट दिस एक्सिस। किसके बराबर? शाबाश। मेरे बेटे मास कितना? m1, और इसकी दूरी कितनी है एक्सिस से? r1, उसका स्क्वायर r1 स्क्वायर प्लस, अब ये देखो m2, शाबाश, एक्सिस से कितनी दूरी पर? r2 का स्क्वायर प्लस, अब ये देखो m3 कहां गया? ये m3 एक्सिस से कितनी दूरी पर? r3 उसका स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू mn rn स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। करना क्या होता है? पहले देखो पार्टिकल का मास, फिर देखो एक्सिस से कितनी दूरी पर? r1, तो r1 का स्क्वायर, इस तरफ m2 एक्सिस से कितनी दूरी पर? r2 का स्क्वायर, फिर m3 एक्सिस से कितनी दूरी पर? r3 का स्क्वायर, इस तरह m4 एक्सिस से कितनी दूरी पर? r4 का स्क्वायर, इसी तरह mn एक्सिस से कितनी दूरी पर? rn का स्क्वायर। तो सारों को हम ऐड करेंगे, हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू, ये जो है ना प्लस प्लस प्लस, इसको हम ऐसे लिखते हैं समेशन ऑफ, समेशन मतलब प्लस करो, किसको प्लस करो? मास को, और उसको मल्टीप्लाई करो दूरी का स्क्वायर, ऐसे भी हम लिखते हैं। फिर यहां पर लिखते हैं I, यहां पर लिखते हैं I, ऐसे लिखते हैं I starts from 1 and set n। इस इक्वेशन का मतलब क्या है? इस इक्वेशन को खोल के ये बनता है, मतलब हम समेशन कर रहे हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। तो ये सारे को शॉर्ट में मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं। तो मैंने पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या किया? पहले मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैथमेटिकल इक्वेशन लिखा। अब इस मैथमेटिकल इक्वेशन से मैं इसका डेफिनेशन बनाऊंगा। लिखो ऊपर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, moment of inertia of a system of particles, about an axis. Moment of inertia of a system of particles about an axis, very good, is defined as the summation of product of masses of the particles and square of the distances from axis of rotation। बन गया डेफिनेशन। मतलब जो मैंने मैथमेटिकली लिखा उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। समेशन ऑफ, किसका समेशन? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। उनको समेशन करो, आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो वही हमने लिखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन is defined as the summation of product of masses of the particles and square of the distances from axis of rotation। नीचे लिखेंगे मैथमेटिकली I is equal to this, ये डायग्राम बनाओ अच्छे से, इसको नोट करो। आप इसको बेटे नोट करो, पूरा अच्छे से इसको नोट करो। अगला पॉइंट लिखेंगे बेटे, वो स्लाइड कंप्लीट करने के बाद। नाउ विल गो टू नेक्स्ट पॉइंट। फॉर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशंस,
for continuous mass distributions. For example, a rod, comma, a ring, comma, disc, etc. The moment of inertia is given by I is equal to, I मतलब moment of inertia is equal to integration of dm r square. अब आप बोलोगे सर ये क्या है, हमें समझ में नहीं आया। मैं बोलूंगा बेटी, इससे पहले जो मैंने इक्वेशन लिखा वो था समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, मगर वहां मास डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट था। डिस्क्रीट मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स थे, रैंडमली अरेंज थे अबाउट एन एक्सिस। ये इक्वेशन में वी आर टॉकिंग ऑफ कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशंस। आप बोलोगे सर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, मैं सिंपल एग्जांपल दूंगा मेरी बेटी। लेट अस सपोज ये रॉड है, रॉड एक है, ये देखो ये रॉड है। रॉड को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें आप, अगर मैं आपको सवाल पूछूंगा मेरे बेटे जरा इसमें पार्टिकल्स गिनो, कितने पार्टिकल्स हैं इसमें रॉड में, क्या आप गिन सकते हो? नहीं। क्यों? बिकॉज दिस रॉड कंटेन्स मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर मैं इस पे वो इक्वेशन यूज करूं समेशन ऑफ एम आर, तो वो समेशन तो बिलियन तक चला जाएगा। मुझे पार्टिकल में, मुझे इस रॉड में एक एक पार्टिकल निकालना है, फिर देखना है वो पार्टिकल का मास कितना है, फिर देखना है एक्सिस से कितनी दूरी पर है, वो तो मसला हो जाएगा। इसीलिए when you see that the number of particles is uncountable, you cannot count the number of particles. When the mass distribution is a continuous one, रॉड है, पत्थर है, अच्छा सिलेंडर है, डिस्क है, रिंग है, कोई भी दुनिया का, ये डब्बा है, ये देखो, इसमें मुझे कहां पता चलेगा भाई कितने पार्टिकल्स हैं? तो इसमें मैं समेशन वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, इसमें मैं इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। तो इंटीग्रेशन भी एक किस्म का समेशन ही होता है, मगर कंटिन्यूटी में जब समेशन करते हैं उसको इंटीग्रेशन बोलते हैं। ओके, तो इसलिए मैं यहां इक्वेशन यूज करता हूं समेशन के बदले इंटीग्रेशन। उसके बाद मास के बदले में लिखता हूं डीएम। आप बोलोगे सर डीएम क्या है? डीएम है इस कंटिन्यूअस बॉडी का छोटा सा एक एलिमेंट जिसका मास होगा डीएम, छोटा सा मास। अब बोलोगे आर क्या है? आर है इस छोटे से मास की दूरी, कहां से? एक्सिस से। लेट अस सपोज इधर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये डीएम कितनी दूरी पर है? आर दूरी पर। मैं बोलूंगा जरा मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के दो। आप बोलोगे सर पहले छोटे से एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, छोटे से एलिमेंट का मास कितना है? डीएम। छोटा सा एलिमेंट कितनी दूरी पर है? आर, तो लिखेंगे डीएम आर स्क्वायर, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे, हमें पूरा रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। So that is the equation which we use for the continuous bodies, जैसे कि रॉड है, रिंग है, डिस्क है, एक्स्ट्रा। वहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। अगर पार्टिकल्स हैं ऐसे, ये है, इधर 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 इधर, ऐसे पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड, उस टाइम पे हम क्या करेंगे? समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर करेंगे, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4। So when the particles are countable, you do summation of mr square. When the particles are not countable, when the body is a continuous body, you do integration of dmr square. So that is the moment of inertia. Now we'll write down some important points. लिखो मेरे बेटी, some important points, notes about this. लास्ट में बेटे ये 3 पॉइंट्स आप लिखोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लास्ट में जो हमने अभी तक लिखा उसके लास्ट में 3 पॉइंट्स। ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज केजी मीटर स्क्वायर। आप बोलोगे कैसे? क्योंकि इसमें मास आता है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आता है। मास का यूनिट होता है केजी, तो ऐसा यूनिट में केजी आएगा। डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, तो यहां मीटर स्क्वायर आएगा, कहानी खत्म। सो इट इज केजी मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट। ओके, उसके बाद देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है? नंबर 1 मास ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास कितना है? देखो m मतलब मास। पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है? फॉर एग्जांपल अगर ये बॉडी है, क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है? क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है? क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा है? क्रॉस मैंने बोला है, पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द डिस्क। तो मोमेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन का पोजीशन क्या है, उस पर भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। नंबर 3 द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस, how this mass is distributed about an axis.
उसका मैंने एग्जांपल आप लोगों को स्टार्ट में ही दिया। तो दीज आर द फैक्टर्स विच डिसाइड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। तो इसको आप बेटे अच्छे से नोट करोगे। तो अब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन भी किया, मैथमेटिकली भी देखा हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैसे निकालते हैं, डिस्क्रीट पार्टिकल्स के लिए कैसे निकालते हैं, कंटिन्यूअस बॉडीज के लिए कैसे निकालते हैं, और किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो भी हमने देखा। अब हम देखेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम क्यों डिफाइन करते हैं। हालांकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, अब मैं उस चीज को मेरे बेटे लिखना चाहूंगा। अच्छे से बोर्ड पे लिखेंगे कि व्हाई डू वी डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। उससे क्या पता चलता है, जैसे कि मैंने आपको बोला, उससे हमें पता चलता है कि किस बॉडी को घुमाना आसान है और किस बॉडी को घुमाना मुश्किल है अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस। सो अगला लिखेंगे बेटे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखेंगे मेरे बेटे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसा कि मैं यहां पे लिख रहा हूं, लार्जर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस, more difficult will be to change the rotational state of the body about that axis. Obviously, about that axis. बताओ इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब यह हुआ बेटे, जितना एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस, उतना ही उस बॉडी का रोटेशनल स्टेट चेंज करना मुश्किल होगा। आप बोलोगे सर रोटेशनल स्टेट चेंज करना क्या मतलब। रोटेशनल स्टेट का चेंज करने का मतलब है वो बॉडी अगर रेस्ट पे है उसको रोटेशन में लाना मुश्किल होगा, या अगर वो बॉडी मोशन में है उसको रेस्ट पे लाना मुश्किल होगा। सो व्हेन वी से चेंज इन रोटेशनल स्टेट, व्हाट डू यू मीन बाय चेंज इन रोटेशनल स्टेट? इट मींस टू सेट अ बॉडी इन रोटेशन और टू स्टॉप अ रोटेटिंग बॉडी। सो अगर किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है अबाउट अ पर्टिकुलर एक्सिस, मतलब उस बॉडी को उस एक्सिस के अराउंड घुमाना मुश्किल है, और अगर एक बार घूमा तो घूमती हुई बॉडी को रोकना भी मुश्किल है बेटे। व्हाई? बिकॉज ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर अबाउट दैट एक्सिस। वही हम लिख रहे हैं, ये हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन प्लेज द सेम रोल एज दैट ऑफ मास इन न्यूटन सेकंड लॉ। आप बोलोगे सर ये क्या है, मैं ये समझाना चाहूंगा मेरे बेटे। पहले आप इसको लिखो, फिर मैं पॉइंट नंबर 2 को समझाऊंगा। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि न्यूटन सेकंड लॉ में जो मास का रोल है रोटेशनल मोशन में, वही मास का रोल कौन प्ले करता है मेरे बेटे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। इसको आपने नोट किया, अब आप समझो पॉइंट नंबर 2 का मतलब। पॉइंट नंबर 2 का मतलब, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ है F इज इक्वल टू ma। इसका मतलब A इज इक्वल टू F बाय m। ये देखो, इसका मतलब हुआ फॉर गिवन फोर्स एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या है? एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसमें एक्सेलरेशन कम आएगा। मतलब एक हैवी बॉडी में एक्सेलरेशन लाना मुश्किल, एक लाइट बॉडी में, हल्की बॉडी में एक्सेलरेशन लाना आसान। तो वही तो मैं बोल रहा हूं, रोटेशनल मोशन में एक बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा उसमें एक्सेलरेशन लाना मुश्किल, एक बॉडी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसमें एक्सेलरेशन लाना आसान। वेरी गुड। तो न्यूटन सेकंड लॉ में मास डिसाइड्स about the acceleration. Rotational motion में it is not the mass. Mass का रोल कौन प्ले करता है? Moment of inertia. तो हम rotational motion में ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, A के बदले अल्फा angular acceleration is inversely proportional to moment of inertia. ये देखो, ये हम लिख सकते हैं न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहां ए है, यहां अल्फा है रोटेशनल मोशन में, वहां एम था रोटेशनल मोशन में आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। मतलब न्यूटन सेकंड लॉ में जहां मास है रोटेशनल मोशन में, वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया है।
वहां मास डिसाइड करता है अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी, यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करता है अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। दैट्स व्हाई वी से moment of inertia in rotational motion plays the same role as that of the mass in Newton's second law. So that's all about the theoretical discussion of moment of inertia. Now we are going to discuss two important terms. One is called as the theorem of parallel axes and one is called as the theorem of perpendicular axes. दो थ्योरम में से एक थ्योरम बिल्कुल एग्जाम में आप लोगों को मेरे बेटे आएगा, या तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पूछेंगे या तो थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस पूछेंगे एज अ 5 मार्क क्वेश्चन। ठीक है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, आपके बोर्ड में क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस या डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चंस ऑफ द एग्जामिनर, और इस साल भी थ्योरम ऑफ पैरेलल या परपेंडिकुलर एक्सिस पे सवाल तो आएगा। तो ये सब लिखने के बाद नाउ वी विल स्टार्ट थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस।